नमस्कार साथियों, डिलीवर लो में आपका स्वागत है। आज हम 6 जजमेंट देखेंगे एक ही क्लास के अंदर। 6 जजमेंट को डील करेंगे विद इन 40 मिनट्स, ताकि आप 2x स्पीड करके 20 मिनट में इस क्लास को देख सको। आपके पास भी समय नहीं है, 2 दिन बचे हुए एग्जाम में। देखो, क्रिमिनल और सिविल मामलों के मैं अभी 6 सिविल मामलों के जजमेंट डील कर रहा हूं और सुबह एक 6 ही क्रिमिनल मामलों के जजमेंट डील करूंगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि जजमेंट को डील किस एविडेंस के आधार पर करना होता है और एविडेंस का फ्रेमिंग कैसे होता है। क्रिमिनल मामलों में केवल वादी के तथ्य दिए जाते हैं, मतलब जो पीड़ित होता है उसी की एफआईआर के फैक्ट दिए जाते हैं क्रिमिनल मामलों में। सिविल मामलों में आपको रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों के फैक्ट दिए जाते हैं। दोनों में कंट्राडिक्टी जिन चीजों पे कंट्राडिक्शन होता है उनको इशू के रूप में हम फ्रेम कर लेते हैं। इशू को आपको सिविल मामलों में मोस्ट ऑफ द सभी गाइडों के अंदर मॉडल इशू दे रखे हैं, वहां तक मुझे नहीं लगता आपको इशू है। एक्चुअल चीज क्या है कि आपको जजमेंट पढ़ना है और जजमेंट को पढ़ने के बाद, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जजमेंट को कहां डिसाइड करें, किस शब्द के आधार पर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के अंदर ही एक क्लू देगा जो आपको आइडिया देगा कि इसको किसके पक्ष में हमें डिसाइड करना और किस बेस पर करना है। जैसे अभी 6 जजमेंट की प्रॉब्लम है, प्रत्येक जजमेंट में मैं आपको लूप होल निकाल के दिखाऊंगा और उसके आधार पर बताऊंगा कि इसको किसके पक्ष में डिसाइड करना है, ताकि आपका समय भी बच जाए। फॉर्मेट में दे चुका हूं सिविल और क्रिमिनल दोनों जजमेंट का। एक चीज और, कम टाइम में जजमेंट कैसे करें, बाकी सब चीजों को इग्नोर करो। पहला, कोर्ट का नाम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, सिविल मामलों में इशू, ठीक है, सिविल मामलों में आपके इशू कंप्लीट होने चाहिए और क्रिमिनल मामलों में चार्ज शीट सेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद आपने तीसरा, एविडेंस का एप्रिसिएशन कैसे किया, एप्रिसिएशन कैसे किया, और फोर्थ में आपका जजमेंट क्या था या वहां पर क्रिमिनल मामलों में पनिशमेंट क्या दी। ये 4 ऐसी चीजें जिन पर स्पेशली फोकस करेगा, ठीक है। तो चारों चीजों के अलावा बाकी चीजों को एक एक मिनट में, क्रिमिनल मामले हैं तो आप कॉग्निजेंस टेकन, अगले में आप स्टेप लिख दो, एविडेंस यहाँ पर P1 P2 पेश किया, एग्जिबिट P1 P2 ये किया। तो आपको ज्यादा और चीजों पे फॉर्मल चीजें हैं और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक एक लाइन में लिख दो। आपको नहीं लिखना कि दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उसके बाद वादी पक्ष ने अपना मामला प्रबल बताया, प्रतिवादी ने भी तथ्यों के आधार पर अपने पक्ष में मामला बताया। ये सब कुछ नहीं लिखना, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा कोर्ट का नाम देखेंगे, इशू का नाम, इशू चेक करेंगे, इशू के बाद आपका एविडेंस क्या था जिसके आधार पर एप्रिसिएशन किया। प्रॉब्लम उनको पता होती है। और सबसे मुख्य चीज की जो मॉडल आंसर की हाई कोर्ट देता है चेक करने वाले डीजे रैंक के अधिकारियों को या डीजे रैंक के अधिकारियों को, उसमें जजमेंट का कहीं भी मॉडल आंसर वो नहीं होता। जजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग वादी प्रतिवादी के पक्ष में डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं मामले को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, वादी ए ने स्थायी निषेधाज्ञा परपेचुअल इंजेक्शन के लिए एक प्लेंट लेके आया 20/2/2002 बी के अगेंस्ट, ठीक है। प्रतिवादी ने लिखित कथन प्रस्तुत करने के बाद विवादित विरचित कर वादी के साक्ष्य हेतु दिनांक 21/7/2005, ये 21/7/2005 की फिलियत देगी वादी के एविडेंस के लिए। 21/7/2005 को वादी तो एविडेंस देने आ गया पर प्रतिवादी नहीं आया। प्रतिवादी एब्सेंट है, ऑर्डर नो रूल 6, और एब्सेंट है तो एक्स पार्टी का ऑर्डर कर देता है। क्या करता है, वादी के कथन लेखबद्ध कर प्रतिवादी को क्रॉस एग्जामिन करने का अकेजन क्लोज कर दिया जाता है, अवसर बंद कर दिया जाता है और प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई का आदेश दे दिया जाता है। एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया और रिमेनिंग जो भी विटनेस बचे थे वादी के, उनके एविडेंस के लिए 11/8/2005 की तारीख फिक्स कर। तो मामला, वादी आया, वाद लेकर प्रतिवादी ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया था, वादी का एविडेंस होना था। उस दिन प्रतिवादी नहीं आया, वादी के जितने भी विटनेस थे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर बंद करते हुए एक्स पार्टी का ऑर्डर कर दिया कि प्रतिवादी नहीं आया, क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर क्लोज है, एक्स पार्टी का ऑर्डर कर दिया। और रिमेनिंग जो
प्लेंट पक्ष के जो भी विटनेस थे उनके एविडेंस के लिए ये तारीख फिक्स कर दी। अभी तक कितना मामला हुआ? प्रतिवादी ने क्या कहा, वो इस 11/8/2005 को उपस्थित हुआ और ऑर्डर 9 रूल 7 में एप्लीकेशन दी कि कोई कारणों से मैं नहीं आ पाया था, मामले को वापस मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है 9/7 के ऑर्डर में 21/7/2005 को परिवार में शादी होने के कारण, रीजन दे रहा है परिवार में शादी होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका, और उसके अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त थे। खुद तो परिवार में शादी होने के कारण और उसका जो एडवोकेट था वो अदर कोर्ट में बिजी था, इसलिए वो दोनों ही उपस्थित नहीं हो सके, और स्वयं के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कार्रवाई के आदेश को अपात्र किया जाए, ये एप्लीकेशन लिए और वादी के प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान किया जाए। वादी क्या कह रहा है जवाब में, आवेदन पत्र के जवाब में, अब हमारे पास एक एप्लीकेशन आ चुकी है। एप्लीकेशन किसकी आई है? ऑर्डर 9 रूल 7 की। खोज दिया है उसने फैमिली मैरिज प्रोग्राम, और दूसरा एडवोकेट बिजी इन अदर कोर्ट, इन अदर कोर्ट। ठीक है, प्रतिवादी कह रहा है कि ये मामले को विलंबित करने के आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अब आपको इस आवेदन पत्र पर ऑर्डर लिखना है। आवेदन पत्र ऑर्डर लिखने का कोई विशिष्ट फॉर्मेट नहीं है, मैं अगले पेज पर चर्चा करता हूं। आज तक कहीं भी ऑर्डर का कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है। कहीं लोग तो मजिस्ट्रेट है, कहीं वो डायरेक्ट आदेश लिखकर और सीधा अपना ऑर्डर लिख देते हैं कि 9/7 का एप्लीकेशन आया, वादी प्रतिवादी आवेदक की तरफ से। क्या लिखते हैं? प्रतिवादी आवेदक के रूप में आया तो यहां लिखेंगे प्रतिवादी आवेदक की तरफ से ऑर्डर 9/7 का एप्लीकेशन इस आशय का प्रस्तुत किया कि एक्स पार्टी ऑर्डर निरस्त किया जाए, अपात्र किया जाए, और वादी के क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर दिया जाए। और प्रतिवादी ने कहा कि मामला विलंबित करने के लिए ऐसे आवेदन है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। अब उपरोक्त मामले पर न्यायालय का निष्कर्ष ये है, क्या लिखते हैं डायरेक्ट? उपरोक्त मामले पर न्यायालय का निष्कर्ष ये है, ऐसा ऐसा लिख देते हैं। इसलिए ऑर्डर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिस पर मैं बात करना चाहूंगा ताकि आप थोड़ा सा आइडिया हो। पहले आप यहां लिखेंगे कोर्ट नेम, यहां पर लिख दो आपका सिविल केस नंबर, जिस केस में आपका ऑर्डर चल रहा है उस सिविल केस नंबर को यहां पर मेंशन कर दें। ठीक है, उसके बाद यहां आवेदक का नाम, आवेदक का नाम लिखोगे, उसके पीछे लिख देना कि यह प्रतिवादी है। फिर उसके बाद वर्सेज प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध नॉन एप्लीकेंट बोलते हो, जिसको आप, इसको बोला तो वैसे ना प्रार्थी बोला जाता है इसको। देखो आवेदक की जगह आप है ना प्रार्थी बोलो, इसको अप्रार्थी बोलो, ये ज्यादा बेटर शब्द है। तो यहां वादी हो गया है प्रार्थी, फिर आप इनके एडवोकेट्स के नाम लिख दें, उसके बाद डायरेक्ट आदेश लिखे, और आदेश में वही कि वह आदेश में क्या लिखोगे? आवेदक प्रतिवादी की तरफ से ऑर्डर 9 रूल 7 का एप्लीकेशन इस आशय का प्रस्तुत किया गया, जो भी उसने एप्लीकेशन में कहा है, और अप्रार्थी पक्ष से जो वादी उसने कहा कि ये विलंबित करने के आशय से एप्लीकेशन दी है, डेट्स। अब न्यायालय का कंक्लूजन, अब न्यायालय का कंक्लूजन लिखोगे तो वहां न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना, और उसके बाद न्यायालय ये मानता है कि प्रतिवादी उस दिन फैमिली कार्यक्रम, फैमिली में शादी थी, इसलिए उपस्थित नहीं हो सका, जो अपरिहार्य कारण है जिसको टाला नहीं जा सकता। देखो यहां एक तो मैं कह दूं कि शादी थी, एक तो यहां क्या है शादी में होने के कारण, एक परिवार में शादी होने के कारण। परिवार में हो सकता है सगे भाई की लड़की की शादी हो, और आप उस शादी को में नहीं रहते हो, तो कितना बड़ा मैटर है, पारिवारिक मामले आप समझते हो, क्योंकि जज भी जो ऑर्डर लिखेगा वो भी एक पारिवारिक सदस्य होता है, वो समझता है। तो परिवार की शादी को इंपॉर्टेंट कारण माना है, अनअवॉइडेबल रीजन है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो अनअवॉइडेबल रीजन से प्रेजेंस नहीं हुआ, ओके। बट एडवोकेट बिजी इन अदर कोर्ट, ये कहीं भी
अवॉइडेबल रीजन नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, उस एडवोकेट आ भी जाता तो मामला एक्स पार्टी नहीं होता। तो यहां पर दोनों चीज कर सकते हो आप, या तो इस चीज को भी कि पार्टी नहीं आई और एडवोकेट अदर में बिजी है, तो मामले पे एडवोकेट अदर कोर्ट में बिजी होने के कारण भारी कॉस्ट लगाओ, भारी कॉस्ट कि न्यायालय में 5,000 रुपए तो अलग से जमा कराओगे, उस दिन वादी और वादी पक्ष के विटनेस के आने का सारा खर्चा और न्यायालय के जो कार्रवाई के खर्चे वो जमा कराओगे। तो भारी खर्चा लगाते हुए रिस्टोर कर दो मामले को, ठीक है। ये तो लिख दोगे आपकी पारिवारिक शादी, और पारिवारिक शादी एक ऐसा अपरिहार्य कारण है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और प्रतिवादी का उपस्थित नहीं होना युक्तियुक्त कारण है, इसलिए न्यायालय उपरोक्त मामले में उसको एक पक्षीय कार्रवाई को निरस्त करने का के लिए इस कारण को युक्तियुक्त समझता है और मामले के संबंध में एक पक्षीय कार्रवाई को अपास्त करने का आदेश करता है तथा वादी के विटनेस की साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है, इस शर्त के साथ कि प्रतिवादी न्यायालय में विलंब खर्चे के रूप में 5,000 रुपए न्यायालय में जमा कराए और वादियों के साक्षी और न्यायालय के खर्चे अलग से जमा कराए। ये पूर्वभाव्य शर्त होगी प्रतिपरीक्षा से पहले की, ठीक है। प्रेसिडेंट कंडीशन होगी, पहले कॉस्ट जमा होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले पढ़ लेना भाई, ये प्रॉब्लम है ना, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा इशू था। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं, ठीक है। वादी 19/4/2000 को वादी ने 19/4/2018 को वादी ने एक वाद प्रतिवादी के विरुद्ध इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त संपत्ति को 2000 में क्रय किया था। वादी क्या कह रहा है, देखो अब जब आप जजमेंट करोगे ना, एक एक शब्दों को सेट करते जाना। वादी ने क्रय किया कब, 2000 में, ठीक है। अनुबंध के साथ क्रय किया, उसका निरंतर अधिपत्य और एक कमरे का निर्माण कर लिया। लगातार क्या है, वो पोजीशन में है और उसने एक रूम भी बना लिया, ठीक है। वादी की संपत्ति वाद अधिपत्य है, दिनांक, ठीक है। वादी के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति पर उसका पोजीशन है। दिनांक 2001 को वादी ने प्रतिवादी नगर पालिका के समक्ष नक्शा और आवश्यक दस्तावेज क्या पेश किया, नक्शा, आवश्यक दस्तावेज प्लस 50,000 रुपए जमा किए संलग्न करने हेतु उक्त भूमि के नियमन हेतु रेगुलेशन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और सेल्फ असेसमेंट के आधार पर एक चेक दिया 50,250 रुपए का जमा करा। कितने का दिया, 50,250 का एक चेक दिया। कब का मामला है, 2001 का। तो 2001 में उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को जिसको खरीदा था उसका रेगुलेशन के लिए नगर पालिका में एप्लीकेशन दे दी और नक्शा, आवश्यक दस्तावेज, 50,000 रुपए का चेक दे दिया कि मेरा इस प्लॉट का, जैसा हम पट्टे के लिए आवेदन करते हैं वैसे के वैसे ही आवेदन कर दिया। 2018 में अचानक प्रतिवादी उठ के आया। प्रतिवादी कौन है, नगर पालिका है यहां पर प्रतिवादी, नगर पालिका यहां पर प्रतिवादी है। 17 साल बाद 2018 में नींद से जागी है और जाग के आई है, वादग्रस्त संपत्ति पे आए और 4 दीवारी के निर्माण को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। इसका जो ये रूम बना हुआ था इसके आसपास 4 दीवारी थी, उसको क्या कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। वादी के विरोध करने पर वह यह कहते हुए वापस चले गए कि यह भूमि तो प्रतिवादी के स्वामित्व की है। उन्होंने क्या कहा कि नगर पालिका का है, इस पर स्वामित्व, और वे उसको बेदखल करके रहेंगे, डिस्पोजेज करके रहेंगे वादी को, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। ये वादी अपने तथ्य में कह रहे हैं। अंत में वादी ने स्वयं के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की कि प्रतिवादी उसके स्वामित्व और अधिपत्य
कि विवादग्रस्त संपत्ति पर से निर्माण कार्य और चार दुआरी को ध्वस्त ना करे। क्या मांगा इसने? परपेचुअल इंजेक्शन, कि उसका मकान और चार दीवारी से उसको डिस्पोजेज नहीं किया जाए और वादी को बेदखल न करे, न ही किसी एजेंट नौकर द्वारा ऐसा करवाए। यदि वादी के लंबन कांड के दौरान वाद के पेंडेंसी के दौरान वाद की विवादग्रस्त संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वादी को पुनः अधिपत्य दिलवाया जाए और प्रतिवादी को आदेशित किया जाए कि वह वादी के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति का नियमन करे। ठीक है। प्रतिवादी के रिटर्न स्टेटमेंट, ये तो वादी ने अपनी स्टोरी सुना दी कि भैया मैंने 2000 में खरीदा था, 2001 में नक्शा, एप्लीकेशन, 50,000 रुपए का चेक दिया था नगर पालिका को कि मेरे मकान का इस प्लॉट का नियमन कर दो, रेगुलेशन कर दो, पट्टा वट्टा जारी कर दो। नगर पालिका 2018 में उठ के आई, दीवार तोड़ने लगी, वादी ने विरोध किया तो कहा कि हमारी संपत्ति और तोड़ के रहेंगे, ऐसा कहकर वो चले गए। वादी कह रहा है कि मेरे पक्ष में परपेचुअल इंजेक्शन जारी किया जाए कि मेरे मकान को चार दीवारी को नहीं तोड़े, ना ही किसी और से तोड़वाए। साथ में ही प्रतिवादी को यह ऑर्डर दिया जाए कि वह मेरे पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति का नियमन करे। अब प्रतिवादी के रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ना। रिटर्न स्टेटमेंट है ये, देखो कि वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का अधिपत्य विधित वेद नहीं है। क्या कह रहा है? अधिपत्य तो है पर यह वेद नहीं है। तो यहां यह स्वीकार कर रहा है कि कब्जा किसका है? वादी का है। देखो छोटी छोटी बात, अधिपत्य, पोजीशन लीगल नहीं है तो यह तो एक्सेप्ट है ना कि पोजीशन है उसकी। वर्तमान में वादग्रस्त संपत्ति की प्रकृति कृषि भूमि की है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता। एग्रीकल्चर लैंड है भाई, उसका यह है कि एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पर पट्टा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नगर निगम नहीं कर सकती। निर्माण कार्य प्रतिवादी की अनुमति से नहीं कराया गया, कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए अनुमति नहीं ली गई। ओके। प्रतिवादी ने नियमन हेतु राशि जमा करवाने का आदेश नहीं दिया। नगर पालिका कह रही हमने 50,000 का आदेश नहीं दिया था, इसने सेल्स असेसमेंट के आधार पर जमा कराया था। वर्तमान में जमाबंदी में वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी के नाम दर्शित है। जमाबंदी, नकल, ये वो दस्तावेज होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित होते हैं कि हमारा कोई जमीन हमारे नाम है तो नकल में आती है। जमाबंदी उस जमीन पर खेती वगैरह जो की जाती है, जिसके जो व्यक्ति खेती कर रहा है उसके नाम से ऐसा कुछ होता है। जमाबंदी एक दस्तावेज होता है ग्रामीण। वादी अतिक्रमी है क्योंकि वो उसके नाम से, प्रतिवादी के नाम से, तो इसने क्या बताया? वादी अतिक्रमी है। ये निर्माण भी अवैध है। वादी का स्थापित अधिपत्य नहीं है, स्टेब्लिश अधिपत्य नहीं है। अधिपत्य तो है पर उसका लीगल अधिपत्य नहीं है, तो ये कह रहा है स्थापित पोजीशन नहीं है। अतः प्रतिवादी के निर्माण कार्य को हटाने और वादी को विवादग्रस्त संपत्ति से बेदखल करने का प्रत्येक अधिकार है। प्रतिवादी द्वारा वाद के को खर्चे सहित खारिज करने की प्रार्थना की। तो एक तो एग्रीकल्चर वाली बात होता ही, दूसरी उसने कि बिना अनुमति किया है, तीसरा कि जमाबंदी जो कागज होता है उसमें ये नगर पालिका के नाम है। किसके नाम है? नगर पालिका के नाम। और बाकी ये अतिक्रमी है, ये सारी चीजें तो साथ में है कि अवैध है अतिक्रमी। अगर वाक्य में नगर पालिका की जमीन है तो वो निर्माण भी अवैध है, वो अतिक्रमी भी है, ये सारी चीजें। एक बार इंग्लिश और देख लेते हैं इसकी, ताकि आप देख लो एक बार इंग्लिश में। आई थिंक आपने देख लिया होगा इंग्लिश वाला। अब मामले को डील करते थे। वादी है, उसने 2000 में खरीदी, प्लस 2000 रुपए में नहीं, सन 2000 में। तो ये ईयर बता रहा हूं, 2000 में खरीदी। ईयर 2001 में ये खरीदी है एक अनुबंध के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या एग्रीमेंट के द्वारा, सॉरी। 2001 में
उसने आवेदन भी किया नगर पालिका के पास कि नियमित कर दिया जाए में, और 50,000 रुपए दिए, नक्शा प्रस्तुत किया जमीन का, साथ में उसने आवश्यक सभी दस्तावेज भी दिए हैं। मतलब उसकी तरफ से उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। मैं भी एक आम आदमी हूं, मुझे भी कहीं प्लॉट लेना है तो मैं किसी से लूंगा, मैं एग्रीमेंट के द्वारा प्लॉट लिया मैंने, उसके बाद मैं क्या करूंगा, नगर पालिका के पास ही जाऊंगा कि ये मेरा रेगुलेशन कर दो। उसने 2000 में खरीदा, 2001 में अपना पूरा प्रोसेस अपनाकर 50,000 रुपए जमा भी करा। और यहां 2018 में नगर पालिका अचानक से अवैध जागती है और जाग कर आकर कहती है ये तो हमारी जमीन थी। पहली बात तो उसके आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया गया, आवेदन को पेंडेंसी रखा, ना तो रिजेक्ट किया, ना उसको कोई नोटिस भेजा कि ये जमीन आप नहीं ले सकते नगर पालिका की। तो नगर पालिका 17 साल से मौन है इस मामले पे, और 2018 में जब वो 18 साल से पोजीशन रखे हुए हैं और उसने मकान का निर्माण भी कर लिया, तब नगर पालिका आकर मकान तोड़ रही है। परपेचुअल इंजेक्शन की डिमांड कर रहा है। टेम्परेरी की करता तो इंस्टेंट की देते थे, पर वो क्या डिमांड कर रहा है, परपेचुअल कर रहा है। टेम्परेरी इंजेक्शन इंस्टेंट क्यों दे देते, क्योंकि कब्जा उसका है, वो उस पर क्या कर चुका है, कंस्ट्रक्शन कर चुका है। तो जब तक मामला फाइनल डिस्पोज नहीं हो जाता तब तक तो ये चीज प्रॉपर्टी को सेव करने का दायित्व न्यायालय का है, तो टेम्परेरी इंजेक्शन तो दे सकती है ऑर्डर 39 रूल 1 में। तो परपेचुअल इंजेक्शन तो मेरिट पर ही दिया जाएगा। और मेरिट क्या कहती है कि हम प्रतिवादी के स्टेटमेंट को एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि अधिपत्य विदित अवैध नहीं है, मतलब कब्जा है, और 16-17 साल का कब्जा है। ठीक है, वर्तमान में वादग्रस्त संपत्ति की प्रकृति एग्रीकल्चर लैंड की, एग्रीकल्चर लैंड के लिए आप पढ़ोगे तो एक धारा आई हुई है 69A नगर पालिका अधिनियम में, जो कहती है, नगर पालिका अधिनियम में धारा 69 आई हुई है, बहुत चर्चा में, ये 2016-17 से बहुत चर्चा में ये धारा। ये जजमेंट शायद 2018 या 21 के उसमें आया था, 2016-17 से ये धारा बहुत चर्चा में, कि पहली बार कोई जो शहर के आसपास एग्रीकल्चर लैंड होती थी उनको नगर पालिका के पक्ष में आपने सरेंडर कर दिया तो नगर पालिका उस पर आपको पट्टा जारी कर देती थी। तो नगर पालिका एग्रीकल्चर लैंड है तो 69 है नगर पालिका एक्ट 2009 के सेक्शन 69A के तहत इस पर पट्टा दे सकती है। ठीक है, तो यहां तो कोई इशू नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड है। उसके बाद इशू का आता है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता, तो ये तो हमने खत्म कर दिया कि नियमन कर दो, नगर पालिका एक्ट 69 धारा 69 है। दूसरी बात, प्रतिवादी ने अनुमति के बिना निर्माण कार्य करवाया, तो निर्माण कार्य अनुमति के बिना करवाया तो उसने नक्शे के साथ आवेदन भी तो किया था, आपने क्यों नहीं उस पर किसी प्रकार का एक्शन लिया? आपको वही आवेदन खारिज करना चाहिए था कि नक्शा क्यों दिया उसने प्रॉपर्टी का, इसीलिए दिया ना कि उसको प्रॉपर्टी का रेगुलेशन किया जाए, उसको अनुमति मिले। आपने अनुमति क्यों नहीं दी? कोई व्यक्ति आपको कोई एप्लीकेशन आती है तो एक निश्चित परिसीमा में युक्त समय के अंदर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तीसरी बात, निर्माण कार्य में प्रतिवादी की अनुमति से नहीं कराया था, प्रतिवादी ने नियमन हेतु राशि जमा करवाने का आदेश नहीं दिया था। कभी भी नगर पालिका किसी को नोटिस नहीं देती कि आप राशि जमा कराओ। ठीक है, तो यहां नोटिस वाला तो कोई फैक्ट ही नहीं उठता, ये मामला ही नहीं है कि हमारे पट्टे के लिए कब नगर पालिका ने आके नोटिस दिया। हम खुद जाते नगर पालिका के पास कि ये हमारा पट्टा बनाओ और ये राशि हम जमा करवा रहे हैं, और जितना हमारा प्लॉट होता है उसकी जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग राशि जमा करवाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जमाबंदी में अभी भी प्रतिवादी के नाम से दर्शित है। ये मामला एक अलग प्रकार का मामला है कि अभी भी ये प्रतिवादी के नाम से दर्शित है। वर्तमान में जमाबंदी में वादग्रस्त संपत्ति किसके नाम से है? प्रतिवादी के नाम से, और ये एग्रीकल्चर की भी लैंड है और प्रतिवादी के नाम से दर्शित है। तो ये अलग से सिविल न्यायालय के द्वारा डिसाइड किए जाने वाला मैटर है, और जब तक इस मैटर को सिविल न्यायालय डिसाइड नहीं कर देता कि ये प्रॉपर्टी नगर पालिका की है या वादी की है, तब तक परपेचुअल इंजेक्शन दिया जा सकता है। परपेचुअल इंजेक्शन नहीं भी अगर आप
दोगे तो टेम्परेरी इंजेक्शन तो दे ही सकते हैं तब तक जब तक कि ये सिविल मामले में जारी नहीं किया जा सकता, या आप इस शर्त पर परपेचुअल इंजेक्शन दे सकते हैं कि यदि सिविल न्यायालय का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में आया तो ये परपेचुअल इंजेक्शन में से इस शर्त पे दे रहे हैं कि ये परपेचुअल इंजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। इस शर्त पे तो हम दे ही सकते हैं ना भाई। देखो प्रॉपर्टी पे आपने 2000 में खरीदी, 2001 में आप उस पर पजेज हो, आपने अपनी तरफ से पूरी जितना कुछ कर सकते थे, एप्लीकेशन देना था, पैसे जमा कराने थे, नक्शा देना था, दस्तावेज देना था, सब दे दिया। आपको थोड़ी पता है कि आपने खरीदी है इस भूमि को अभी भी नगर पालिका के नाम से जमाबंदी में, और नगर पालिका के नाम की थी तो 2001 से 2018 तक क्या कर रहे थे? एक 17-18 साल में एक व्यक्ति अच्छा खासा अधिकार लगातार कब्जे पे है तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी वो उसका हकदार हो जाता है। तो यहां ये मैटर की है अभी नगर पालिका की है या वादी की है, इसको सिविल न्यायालय के द्वारा पृथकवाद में डिसाइड किया जाना चाहिए। कोर्ट का कंक्लूजन यही रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग्स। और इस मामले में हमें वादी के पक्ष में परपेचुअल इंजेक्शन जारी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो बोनाफाइड है, उसने 2000 में प्लॉट खरीदा, 2001 में अपनी तरफ से पूरी प्रोसीजर कर दी। एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड का नियमन किया जा सकता है। बिना अनुमति के बनाया तो आपको आवेदन रिजेक्ट करना चाहिए था, आपको नोटिस देना चाहिए था। किसी प्रकार की आपने कार्रवाई नहीं की। 18 साल बाद आप अचानक उठ के आए हो, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे शहर ही, आपको पता है पुराने समय में सब ऐसे ही बने हुए हैं। कोई ना कोई रेगुलेशन तो होता है ना, बिना अनुमति के बनाते हैं, उसका भी रेगुलेशन का प्रोविजन है। आप जुर्माना लगा सकते हो, कोई अदर प्रोविजन कर सकते हो। हाँ, अगर उसने अपनी जितनी जमीन उसकी हक है उससे ज्यादा जाकर बनाया है तो वहां पर आपको तोड़ने का, गिराने का हक है। ऐसा कोई इसने कथन नहीं किया कि प्रतिवादी ने अपने पट्टे से अधिक जाकर या अपनी भूमि से बाहर जाकर कोई निर्माण कार्य किया है। तो वादी के पक्ष में डिसाइड करेंगे इस शर्त पे अस्थायी या तो अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थायी निषेधाज्ञा की एप्लीकेशन इस शर्त पे डिसाइड कर दो कि जब तक सिविल मामला, सिविल सूट के द्वारा इस जमीन पर नगर पालिका या वादी किसकी जमीन है ये डिसाइड नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि प्रतिवादी ने सिर्फ ये कहा है कि जमाबंदी में अभी भी नगर पालिका का नाम है। उसने किसी प्रकार का कोई आवश्यक दस्तावेज इसके लिए पेश नहीं किया कोर्ट में। अगर यहां उनको दस्तावेज पेश करना होता तो लिखते यहां कि उसने प्रतिवादी के नाम में जमाबंदी के दस्तावेज पेश किए। एक कथन कर देने से कोई मालिक नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये मामला सिविल सूट के द्वारा प्रत्यक्ष से डिसाइड किया जाएगा कि जमीन किसकी है, और हम तब तक के लिए स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी कर रहे हैं कि प्रतिवादी डिस्पजेज ना करे, मकान में तोड़फोड़ ना करे और किसी प्रकार का विघ्न ना करे। और अगर नियमों के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A के अनुसार नियमन हो सकती है तो उसका नियमन किया जाना चाहिए। थैंक यू। 2 जजमेंट हो चुके हैं, तीसरे को डील करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि कोई कोई जजमेंट वाक्य में अच्छा नेचर का है। पक्षकारों के अधिनिर्णित अभिवचनों के आधार पर विवादक विरचित करो। 2011 में ए ने बी के विरुद्ध सिविल लाइंस बीकानेर में एक भूखंड जो पूर्व से ही वादी के कब्जे में किराएदार के तौर पे था। 2002 में ए ये वादी है, वादी क्या है? किराएदार है। और इसका किराएदार के रूप में कब्जा है। अब मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ के इंग्लिश की इसको जजमेंट को पढ़ लेना इंग्लिश में। तो 2011 में (2011) 1/5/2011 को एक वाद लेके आया है। कौन लाया? वादी जो किराएदार था, कि उसने 2002 के एक अनुबंध, 2002 का एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 10 ऑफ एसआरए के अंदर ये वाद लाया है, जिसमें हिंदी में बहुत
लिखित में त्रुटि है, 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। उसने क्या किया कि एग्रीमेंट किया था किराएदार ने अपने मकान मालिक से, जिसमें वो किराएदार के रूप में रह रहा था, उस मकान का ही करार कर लिया कि ये मुझे ही बेच दो। किराएदार ने मकान मालिक से कहा और 2002 में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के अनुपालन में 10 लाख रुपए, यहां ये जो 200 रुपए लिखा हुआ है इसको 10 लाख कर लेना भी। 10 लाख रुपए दिसंबर 2007 में दे दिए थे। आगे बढ़े, ठीक है। किंतु विक्रय पत्र का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ना तो विक्रय पत्र का, जो मकान मालिक था अपने मकान का जो सेल डीड होती है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आया, और बार बार आग्रह करने पर भी उसको टालता रहा। अंत में क्या हुआ, प्रतिवादी द्वारा दिनांक 2011 को यह कहते हुए नोटिस जारी किया गया कि वादी ने किराए की अदायगी में व्यतिक्रम किया। अब 2007 तक में 2007 में 10 लाख रुपए मिल चुके थे। उसके बाद कहा कि यार पूरा पैसा दे तो दिया मकान मालिक को, किराएदार कहता रहा भैया नाम करा दे मकान। वो बार बार आग्रह को भी टालता रहा, हाँ करवाऊंगा ऐसा कह के टालता है। 2011 में ये क्या कह रहा है, नोटिस दे रहा है। कौन दे रहा है, मकान मालिक, कि आपने किराया नहीं दिया। 1/2/2011 को क्या नोटिस दिया कि आपने किराया नहीं दिया है। और 15/3/2011 को जब किराएदार व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी से मिला, मकान मालिक से मिला, तो प्रतिवादी ने विक्रय निष्पादन से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो किसी प्रकार का सेल एग्रीमेंट का निष्पादन ही नहीं किया। इस 2002 के एग्रीमेंट के निष्पादन से इनकार कर दिया और यह प्रार्थना की कि प्रतिवादी को, अब वादी क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रतिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित करने और पंजीकृत करवाने के लिए निर्देशित किया जाए। जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी ने क्या कहा मामले में कि वादी ने स्वयं के जिम्मे अनुबंध के नियमों का पालन नहीं किया है। देखो क्या कह रहा है कि उसने एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया है वादी ने, किराएदार ने। मतलब ये तो स्वीकार कर रहा है कि एग्रीमेंट हुआ है। यहां तो यहां क्या है कि एग्रीमेंट नॉन डिस्प्यूट है, अनडिस्प्यूट फैक्ट, नॉन डिस्प्यूट फैक्ट, जो भी आपको इंग्लिश में उपयुक्त लगता है। यहां तक कि वाद प्रतिफल का भुगतान कर दिया था, इसलिए वाद अवधि बाधित है। ये कह रहा है 2007 में प्रतिफल दिया था, कंसिडरेशन दिया था 2007 में, और ये केस 2011 में लाया है। तो ये जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लिमिटेशन है, 3 साल ही होता है लिमिटेशन, तो ये बार ऑफ लिमिटेशन है। 2007 से 11 4 साल हो गए, तो ये क्या कह रहा है, ये बार ऑफ लिमिटेशन है। पहली बात तो एग्रीमेंट का पूरा पालन नहीं किया है वादी ने। दूसरा, 2007 में इसने प्रतिफल का भुगतान किया था और अब ये वाद ला रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो ये बार ऑफ लिमिटेशन है। तीसरा, एग्रीमेंट नॉन रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। फोर्थ, कि मेरी, प्रतिवादी क्या कह रहा है रिटर्न स्टेटमेंट में, कि मेरी बेटी का विवाह था और मुझे धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने तुच्छ प्रतिफल पर दिया है, इसलिए वाद खारिज किया जाए। तो उसने क्या कहा, तुच्छ प्रतिफल पे दिया। तो वादी ने अपना वाद बताया कि 2001 में मैंने एक एग्रीमेंट किया था, 2001 में मैं 2011 में वाद लेके आया। उसने क्या कहा 2011 में वाद लेके आया उसमें कि 2002 में मैंने एग्रीमेंट किया, मैं किराएदार के रूप में रह रहा था मकान में, और मैंने मकान मालिक से मकान खरीदने का एग्रीमेंट किया 2002 में। उस एग्रीमेंट के अनुपालन में दिसंबर 2007 तक मैंने 10 लाख रुपए का जो पूरा भुगतान था, संपूर्ण प्रतिफल, क्या कह रहा है, कंप्लीट कंसिडरेशन 10 लाख रुपए थे, वो मैंने पे कर दिए दिसंबर 2007 तक। परंतु मकान मालिक ने वो मकान मेरे नाम नहीं करवाया, आग्रह किया तो टालता रहा। 2011 की फरवरी में, 1 फरवरी 2011 को मकान मालिक ने नोटिस दिया मुझे कि आपने किराया जमा नहीं करवाया, जबकि मैं तो मकान ही खरीद चुका हूं, मैंने एग्रीमेंट कर दिया, 10 लाख रुपए दे दिए।
15 मार्च 2011 को मैं गया कि मकान मालिक से मिलने। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, एग्रीमेंट किया था खरीदने का, 10 लाख रुपए दे दिए, तू मेरे को नोटिस दे रहा है किराया नहीं दिया, जबकि मैं तो मालिक हो गया, मेरे को अब किराया क्या देना है, तू मेरे नाम करा। तो वो कह देता है कि मैं तो किसी प्रकार का विक्रय निष्पादन नहीं करूंगा, मना कर देता है सेल डीड को एग्जीक्यूट करने से रजिस्टर्ड कराने। अब वादी प्रार्थना कर रहा है कि उस एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए और मेरे नाम पर उसको मकान को ऑर्डर दिया जाए कि प्रतिवादी मेरे नाम पर मकान रजिस्टर कराए। रिटर्न स्टेटमेंट में एग्रीमेंट पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, 10 लाख रुपए के कंसिडरेशन पे भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो क्या कह रहा है, तुच्छ राशि पर हुआ था। 10 लाख रुपए तुच्छ राशि नहीं होती, किसी मकान की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हो सकता है मकान 12 लाख का हो 10 लाख में, तो 12 लाख के मकान की 10 लाख राशि तुच्छ राशि नहीं होती। मान लो कि मकान 15 लाख का था, अब उसको 1 लाख में ले रहे हो, तो ये तो तुच्छ प्रतिफल है। ये तो हो सकता है कि बेटी का विवाह होने के कारण तुच्छ प्रतिफल पे था, तो यहां तुच्छ प्रतिफल वाली बात तो खारिज करते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्या था, अपंजीकृत एग्रीमेंट। अपंजीकृत होना कहां लिखा है कि एग्रीमेंट पंजीकृत होना चाहिए? आप टीपीए का सेक्शन 54 लिख लो, वहां विक्रय सुविधा के संबंध में नहीं लिखा हुआ कि वो एग्रीमेंट को रजिस्टर होना चाहिए। सेल एग्रीमेंट रजिस्टर होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, नोट कर लेना। साथ ही नॉन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अनुसार साक्ष्य में लिए जा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड होने का कोई प्रभाव नहीं है, एविडेंस में तो काम आ जाएगा। आप यहां पर जब एविडेंस करवाओगे तो एग्जिबिट में डॉक्यूमेंट तो डालोगे, साथ में डॉक्यूमेंट को इस जो सेल एग्रीमेंट है इसमें 2 अटेस्टेड विटनेस भी डाल देना, और साथ में नोटरी की रजिस्टर भी डालना। नोटरी पब्लिक का नाम और उसका रजिस्टर भी एविडेंस में डाल देना, ताकि हालांकि मत डालो, कोई दिक्कत नहीं, नोटरी भी मत डालो, अटेस्टेड विटनेस भी मत डालो, क्योंकि रजिस्टर्ड को एग्रीमेंट पर कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। जिस चीज पे डिस्प्यूट नहीं है उसके संबंध में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट पे डिस्प्यूट नहीं है। अब बार ऑफ लिमिटेशन इशू है। बार ऑफ लिमिटेशन, तो वो लिमिटेशन कब से काउंट होता है? मैंने आपको उधार रुपए दिए, आपने 3 साल में नहीं चुकाए, मैंने कहा कि हाँ दे देंगे दे देंगे। अब आपने जब उसको डिनाई कर दिया, या तो मैंने कोई टाइम लिखा था चुकाने का कि आपको 5 साल के अंदर चुकाने हैं, इस तारीख को चुकाने हैं, उस 5 साल के अंदर आपने नहीं चुकाए, वो लास्ट डेट निकल गई। जैसे मैंने कहा कि भाई 2026 31 दिसंबर 2026 तक मेरे पैसे चुका देना। अब 31 दिसंबर 2026 तक आपने पैसे नहीं चुकाए, तो उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, 3 साल के अंदर बाद लेके आ जाओ। या फिर मैंने उससे पहले ही मना कर दिया कि मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए, मैं चुकाऊंगा नहीं, तो जिस दिन से मैंने डिनाई किया उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता। यहां 2002 का सेल एग्रीमेंट है, कोई इशू नहीं है। 2007 दिसंबर में पैसे जमा कराए थे, कोई इशू नहीं। 2011 को, ये 15/3/2011 को वो व्यक्ति गया कि भैया मेरे नाम कराना, तब वो डिनाई कर रहा है। अब यहां तो बार बार टाल रहा था, इससे पहले तक तो 2011 तक तो बार बार टाल रहा था। 15 मार्च 2011 को जब किराएदार मकान मालिक से मिला तो उसने डिनाई कर दिया कि भैया ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ था। अब इस डिनाई करने से 3 ईयर यहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। 15 मार्च 2011 से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, 3 साल के अंदर बाद ला सकते हैं, तो ये बार ऑफ लिमिटेशन नहीं है। अब क्या करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दें क्योंकि कोई इश्यू नहीं है। लिमिटेशन देखो, एग्रीमेंट पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया, तो एग्रीमेंट में शर्तें क्या थी भाई? 10 लाख रुपए संपूर्ण प्रतिफल उसने दे तो दिया, और तेने प्रतिफल के संबंध में कोई लिखित कथन भी नहीं किया कि उसने प्रतिफल नहीं दिया, और नहीं किया तो इसका मतलब कि एडमिट है कि उसने कंसिडरेशन जितना भी था दे दिया। तो ये कोई डिस्प्यूट फैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट डिस्प्यूट फैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन डिस्प्यूट फैक्ट नहीं है, पंजीकृत करवाना डिस्प्यूट फैक्ट है ही नहीं। देखो, वादी ने अपने जिम्मे अनुबंध का पालन नहीं किया, ये मामला सोल्व हो गया कि उसने 10 लाख दे दिया। यही होता है रेडी और विलिंगनेस कि अपनी तरफ से 10 लाख दे दिए। दूसरा, अवधि बाधित है, तो अवधि बाधित जब आप एग्रीमेंट को
एग्जीक्यूट कराने से डिनाई करते हो, और डिनाई आपने 2011 के 15 मार्च को किया है, तो 2011 के 15 मार्च को किया और 2011 में ये बात लेके आ गया, तो है ही नहीं है, बार ऑफ लिमिटेशन में तो है ही नहीं है मामला। अनुबंध का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। नॉन रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता तो भी नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अंदर एज एविडेंस काम में आ सकते हैं, हालांकि उनका एविडेंसली वैल्यू कम हो जाता है, पर एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा। टीपी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ लेना, अलग अगर ऐसा होता तो लिखते कि सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराओ, जब सेल को रजिस्टर करवाने का लिखा हुआ तो सेल एग्रीमेंट को क्यों नहीं लिखते। तुच्छ प्रतिफल की बात ही खत्म हो जाती है, 10 लाख रुपए तुच्छ प्रतिफल नहीं होता भाई, ठीक है। तो मामला वादी के पक्ष में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देंगे, 3-4 इशू बना देना जो डिस्प्यूट है उन मामलों के, ठीक है। जहां जहां प्रतिवादी ने जिन जिन चीजों पे डिस्प्यूट अराइज किया उनको इशू बनाकर पेश कर दो, बस मामला खत्म। अगला मामला डील करते हैं। पंद्रह 4/2016 को ए धन के माल को बी को बेचता, 15/4/2016 को ए ने धन के लिए माल बी को बेचा, धन की मांग करने पर 20/5/2019 को एक ईमेल भेजता और विश्वास दिलाता है कि 2 माह के अंदर भुगतान कर देगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अगर मैं ईमेल की जगह पुराने जमाने में बात करूं तो क्या भेजते आप, चिट्ठी भेजते भाई, पुरानी चिट्ठी, आज की ये ईमेल है, आज आप व्हाट्सएप कर रहे हो, वो पुराने जमाने में लेटर हुआ करता था। तो ये रिटर्न है और साइंड है, ये मैं मान के चलूं, क्योंकि चिट्ठी हम रिटर्न में करते थे और चिट्ठी पर अपने साइन करते थे ताकि ये पुष्टि हो जाए कि हमने भेजा। ईमेल अपने अथॉराइज ईमेल से ही किया है और रिटर्न में किया है, तो चिट्ठी और ईमेल का प्रभाव एक जैसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कब किया है, 2019 मई, और माल का भुगतान था 15/4/2016 में, मतलब लिमिटेशन का मैटर है, 3 साल से ऊपर मामला हो चुका है। 2 माह पश्चात भी राशि का भुगतान नहीं किया, ईमेल में लिख तो दिया कि 2 माह के अंदर दे दूंगा, पर 2 माह बाद भी भुगतान नहीं किया। ए धन की वसूली का वाद प्रस्तुत करता है, ए लेके आ गया वाद कि भाई मेरे पैसे चुकाए जाए, धन के वसूली का लिमिटेशन 3 साल है, ठीक है। बी लिखित कथन प्रस्तुत करता है, दायित्व को विवादित बताते हुए तर्क भी उतारता है। देख पहले तो क्या कर रहा है, बी रिटर्न स्टेटमेंट में दायित्व को विवादित बता रहा है कि मैंने किसी प्रकार का कोई माल वाल नहीं लिया, दायित्व को, लाइबिलिटी को विवादित बता रहा है। दायित्व को विवादित करते हुए तर्क, यह तर्क भी उतारता है। पहले तो उसने कहा कि मेरा दायित्व नहीं है, दायित्व को विवादित किया, साथ में यह तर्क भी उतारा कि वाद बार ऑफ लिमिटेशन है। एक तो उसने दायित्व से मना किया, दूसरा बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन का मामला उतारा कि विवाद को की विरचना करने से पहले बी ने एप्लीकेशन दी, बी ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ एक एप्लीकेशन दी। किस बात की एप्लीकेशन दी है कि न्यायालय में परिसीमा संबंधी प्रारंभिक विवाद विरचित किया जाए और आगे की कार्रवाई करने से पहले लिमिटेशन के क्वेश्चन को डिसाइड किया जाए। एप्लीकेशन दिया है कि प्राइमरी इशू के रूप में बार ऑफ लिमिटेशन को इशू बनाया जाए और पहले इसको डिसाइड करें, बाद में आप इशू फ्रेमिंग करें। वादी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करता है और विरोध करते हुए यह कहता है कि परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न। परिसीमा का प्रश्न क्या है, लॉ और फैक्ट का मिक्स्ड क्वेश्चन है और इस प्रकार ऐसा विवादक प्रारंभिक विवादक के रूप में तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रार्थना पत्र और विवादक का निस्तारण करते हुए आदेश लिखिए। आपको लिमिटेशन का इशू बनाना है और उस इशू को, जो एप्लीकेशन आई है उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए ये पूरा जजमेंट है। क्या कह रहा है कि आपको डिसाइड करनी है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में जो आप इशू बनाओगे बार ऑफ लिमिटेशन। देखो ये चीज दोनों पक्ष में जाएगी। अगर आपको रिजेक्ट करना है
अगर मामला ही रिजेक्ट करना है, किस बेस पर? बार ऑफ लिमिटेशन पे। तो आप लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 18 के आधार पर कि परिसीमा काल के अंदर ही लिखित स्वीकृति होनी चाहिए हस्ताक्षरित, तो ही आप किसी मामले में लिमिटेशन का इशू नहीं आएगा। अदरवाइज बार ऑफ लिमिटेशन के बाद, अगर लिमिटेशन गुजर जाने के बाद आपने लिखित स्वीकृति करी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर आपने लिमिटेशन गुजरने से पहले रिटर्न में साइन हुई स्वीकृति की है तो उससे लिमिटेशन का टाइम एक्सटेंड हो जाता है। बट यहां अगर आपको, क्योंकि देखो इस चीज को आप महत्व समझो कि प्रतिवादी ये कह रहा है कि 2 माह के अंदर भुगतान कर दूंगा, हमें शुद्ध पता है कि प्रतिवादी ने मान लिया है, क्योंकि उसने रिटर्न और साइन के साथ ईमेल भेजा है। मैं चिट्ठी तो हो गई, ईमेल तो रिटर्न साइन तो है, ईमेल भी रिटर्न में होता है और आपके अथोराइज ईमेल एड्रेस से भेज रहे हो, मतलब उस पर अथोराइज सिग्नेचर होते हैं। ये हालांकि ईमेल पे सिग्नेचर नहीं होते, पर आप अपनी ईमेल एड्रेस से भेज रहे हो तो वहां अथोराइज सिग्नेचर होते हैं। और जो बड़े मामले होते हैं उनमें हमेशा अथोराइज सिग्नेचर होते ही है। जो बिजनेस पर्पज से, जैसे मैं भी अपना डिलीवर लॉ का ईमेल एड्रेस यूज करता हूं, तो वहां मेरे अथोराइज सिग्नेचर एड होते हैं, मेरे नहीं है। जिस पर्सन के नाम से ये इंस्टीट्यूट रनिंग होती है उस पर्सन के अथोराइज ईमेल एड्रेस होता है। तो अगर आपको एप्लीकेशन में बार ऑफ लिमिटेशन को बचना है कि आप इस मामले में वादी के पक्ष में डिसाइड करना चाहते हो, क्योंकि वादी को रिलीफ देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी कह रहा है कि 2 माह के अंदर भुगतान कर दूंगा, और उसने ये कहने के बाद, मतलब वो ये चीज तो एडमिट कर रहा है कि मान लिया है, पर बाद में वो पेमेंट नहीं देना चाहता। तो विधि हमेशा किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से अमीर होने के पक्ष में नहीं है। कोई भी व्यक्ति लिमिटेशन का फायदा उठा के नहीं जाना चाहिए। तो फिर एक क्लोज काम आएगा आपका टीपी एक्ट का, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का। अब आप कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 25 पढ़ना, उसका 3rd क्लोज, किसी ने विधि बाधित ऋण का, विधि बाधित ऋण, ये विधि बाधित ऋण है, 3 साल गुजर जाने के बाद विधि बाधित ऋण की स्वीकृति का कोई लिखित और हस्ताक्षरित अभी स्वीकृति की है तो वो एक नई संविधा को जन्म देता है। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 25 का सब क्लोज 3, यहां से क्या हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसने क्या कहा, मैं तेरा पैसा चुका दूंगा, कब? लिमिटेशन गुजर जाने के बाद। तो आप कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 25 का सब क्लोज 3 पढ़ना, आई थिंक 25 का 3 ही होना चाहिए, देखना कहां है जहां बिना प्रतिफल के करार सुनने हैं, ऐसा कुछ है क्या? हम्म, 25-3 ही है भाई। भूतपूर्व में की गई सेवाओं के देनगी का वचन बोला जाता है जिसको, तो आप 25 का जो तीसरा क्लोज आता है, या तो परंतु में है या डायरेक्ट 25 का तीसरा क्लोज होगा, तो उसमें जाकर आप इसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करवाएं। तो मेरा यह मानना है कि आप इसके पक्ष में जाएं, क्योंकि विधि हमेशा रिलीफ देने के लिए बनाई जाती है, ऐसे नहीं कि आप कोई लॉ का लूप होल को देखकर और किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से अमीर होने का मौका देंगे। या फिर आप इस पर, आपको लगता है कि बार ऑफ लिमिटेशन के आधार पर प्रारंभिक इशू को के आधार पर इस मामले को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। पर मेरा पक्ष है कि आप कॉन्ट्रैक्ट 25-3 का सहारा लेकर इसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट माने, पढ़ लेना 25-3, आपको आराम से मामला समझ आ जाएगा। अब नई सुविधा हो गई 25-3 के अनुसार कि अवधि, पहले आपने सेवाएं ली थी, क्या लिया था, माल लिया था, तो ये सेवा ही है। मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 लैपटॉप भेज दो, और 5 लैपटॉप भेजने का मैंने आपसे ले लिया, अब मैंने पैसे नहीं चुकाए, और बाद में जब लिमिटेशन गुजर गया उसके बाद मैं ईमेल भेजता हूं कि यार अभी 2 महीने में चुका दूंगा, थोड़ी तंगी चल रही थी। तो मैंने आपसे सेवाएं तो ली, 5 लैपटॉप तो लिए, अब मैंने वचन दे दिया लिमिटेशन गुजरने के बाद
कि मैं 2 माह के अंदर चुका दूंगा। ईमेल के द्वारा दिया, रिटर्न है ईमेल, मेरी तरफ से साइन है। ईमेल साइन का मतलब मेरे अथोराइज ईमेल एड्रेस से भेजा, इसका मतलब वो साइन है मेरी तरफ से ही। अगर ये आज ईमेल का जमाना नहीं होता तो कल चिट्ठी होती, मेरा रिटर्न में चिट्ठी होती, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित होती। तो ये एक नई सुविधा को जन्म देगा। नई सुविधा को आप परफॉर्मेंस करवा सकते हो, सुविधा के आधार पर वाद ला दो धन के लिए, ठीक है। उसका वचन क्या हो जाएगा, एक सुविधा हो जाएगी, उसके आधार पर आप अपने प्रतिफल के लिए वाद ला सकते हो कि हमारे जो इन्होंने एक्सेप्ट किए थे 5 लैपटॉप का मूल्य या यहाँ पर जो माल था उसका मूल्य दिलवाया जाए, ठीक है। अगले मामले में चले, डील करें। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। ये तो देखो मामला ये लगे, मकान मालिक 7/7/1987 को तारीख वाले नोटिस के जरिए अपना किराएदार बी की किराएदारी तय की। ए ने क्या किया, बी को किराएदारी की 1987 में, बी को किराए। उसके बाद बी ने किराए का भुगतान किए बिना कब्जा जारी रखा। 1987 में किराएदारी का नोटिस के द्वारा, अच्छा उसने किराएदारी समाप्ति का नोटिस दिया है भैया। A landlord had determined the tenancy of his tenant by 7/7/1987। तो 1987 को कोफ ने एक नोटिस के द्वारा किराएदारी की समाप्ति की, ठीक है। और बी ने किराए का भुगतान किए बिना कब्जा जारी रखा, ठीक है। सदोष कब्जा जारी रख रहा है वो 1987 से। ए बाद में विदेश चला गया, मकान मालिक विदेश चला गया, कई सालों तक वापस नहीं आया। 1999 में आया, 15/2/1999, 7/7/1987, 15/2/1999 को इंडिया वापस आया। भारत आने के बाद कुछ महीनों तक बिस्तर पे पड़ा रहा, आलसी आदमी था। उसके बाद ए ने अपने वकील से सलाह ली और 17/11/1997, 17/11/1999 को बी के खिलाफ कब्जा करने का मुकदमा दायर किया। या शुद्धि एडवर्स पोजीशन हो रही है, 12 साल से ज्यादा निकल रहा है। देख लो, 7/7/1987 से 7/7/1999 तक ही 12 साल हो गया। तो जब आप इंडिया आ गए थे 15/2/1999 को, तो आपने 12 साल का टाइम क्यों जाने दिया? एडवर्स पोजीशन क्यों आने दी? एडवर्स पोजीशन हो जाती है अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी व्यक्ति प्रॉपर्टी पर सदोष कब्जा रखे हुए हैं, तो वो उसका हकदार हो जाता है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसका टाइटल आ जाता है। लिमिटेशन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार मामले का हवाला देते हुए जजमेंट लिखो। सेक्शन 27 लिमिटेशन, उसके अलावा एडवर्स पोजीशन का 12 ईयर का लिमिटेशन है। देखना कौन सी एंट्री है वो 12 ईयर वाली एंट्री एडवर्स पोजीशन की। नहीं देख के बताओ क्या? देखो मेरे पास लिमिटेशन का डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। ₹64 है, देखना। बेकब्जा किया जाने की तारीख से संपत्ति के कब्जे के लिए, ठीक है, 12 साल के अंदर वाद लाना होता है। तो यहां एडवर्स पोजीशन के आधार पर ये मुकदमा जाहिर किया है। इस मुकदमा को बार ऑफ लिमिटेशन के आधार पर खारिज कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 12 साल का एडवर्स पोजीशन हो गया। इंग्लिश पढ़ते हैं, चलो ये जजमेंट इंग्लिश में डील करते हैं। हिंदी वाले एक बार यहां का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। प्लेंटिफ ए इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट अगेंस्ट डिपेंडेंट बी फॉर परपेचुअल इंजेक्शन। ए लाया के लिए पीआई का एक इंजेक्शन लेके आया, परपेचुअल इंजेक्शन का एक शूट लेके आया फॉर रेस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम अराइज कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्लॉट। उसमें प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उससे रोका जाए परपेचुअल इंजेक्शन का, विच इज एडजुडिकेट होगा टू द विच इज एडजेसेंट टू द प्लॉट है। ए के प्लॉट से जुड़ा हुआ है बी का प्लॉट, वहां वो कर रहा है किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन। ये बी का प्लॉट है, ये ए के प्लॉट से जुड़ा हुआ है और बी कर रहा है कंस्ट्रक्शन विद प्रायर विदाउट प्रायर प्रेजेंस। और ये जो है ना विदाउट
बिना पूर्व अनुमति के ऐसा क्या करवा रहा है, कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। नगर पालिका वगैरह से अनुमति नहीं ली है कंपिटेंट अथॉरिटी से, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, फर्दर नोट द रेज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटबैक एरिया। और सेटबैक एरिया में भी कंस्ट्रक्शन का कोई मामला है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिपेंडेंट बी फाइल एप्लीकेशन सेक्शन 11। बी लेके आया एक एप्लीकेशन, किसकी, सेक्शन 11 की एक एप्लीकेशन लेकर आया है रेस जुडिकेटा की। विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड द सूट बाय प्लीडिंग दैट अर्लियर ए फाइल ए सूट where the matter directly or subsequently in issue between the same party has been finally adjudicated by the court of competent jurisdiction। ये क्या लाया कि ए ने पहले विवाद लाया था और उसमें भी हम दोनों ही पार्टी थे और कंपिटेंट कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया था, इसलिए ये जो वाद लेके आया है ये सेक्शन 11 के आधार पर रेफ जुडिकेटा से की वजह से बार किया जाए इसके मामले को, ठीक है। रेफ जुडिकेटा के आधार पर ये वाद चलने योग्य नहीं है। अब ए क्या रिप्लाई दे रहा है, इस एप्लीकेशन का रिप्लाई क्या दे रहा है, रिप्लाई टू द सेम एंड सो डिसमिसल द एप्लीकेशन विद ए प्ली दैट अर्लियर जजमेंट वाज रेंडर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन बाय रियलाइंग इन इनएडमिसिबल एविडेंस। कि जो पहले वाले कोर्ट ने जजमेंट दिया था, किसने, प्रायर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था जिसके आधार पर आज सेक्शन 11 वाला मामला उठा, वो इनएडमिसिबल एविडेंस को एडमिट करते हुए दिया था। एंड सम ऑफ द लीगल प्रेसिडेंट विथ नॉट ऑफ बाइंड नेचर, और कुछ लीगल प्रेसिडेंट थे, कुछ जजमेंट ऐसे रहे थे जो बाइंड नहीं करते थे, उसके आधार पे जजमेंट दे दिया था पिछले कोर्ट ने। ए प्ली इज आल्सो सोट टू बी रेज दैट एलिग अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन सेटबैक एरिया वाज नो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अर्लियर कोर्ट। नमस्ते, हाँ पूनम, कुछ कह नहीं सकते भैया। देखो मेरे को ये जितने भी चर्चा में ना अभी जो जितने, उनमें से एक ही ऐसे आएगा चर्चा वाला, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, यूसीसी यूसीसी जितने भी एक ही ऐसे आएगा चर्चा वाला, हिंदी में एक एक इंग्लिश में। बाकी चीजें देखो अनएक्सपेक्टेड ही आने मिले। टूरिज्म पढ़ लो, कल्चर पढ़ लो, एक लोक उत्सव और लोक संस्कृति पढ़ लो। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना। हाँ नहीं, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, पर मेरे को नहीं लग रहा इतना कुछ जाएंगे। मैं करता हूँ कॉल, 1 मिनट ना, कोई कॉल आ रहा है। तो ये मामला तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो कि क्या कहना चाह रहा है। पहला कि ये सेटबैक एरिया में वो सब्जेक्ट मैटर नहीं था पहले वाले सूट का। देखो दो मामले, एक तो क्या है कि वादी लाया प्रतिवादी के विरुद्ध वाद, किसको, इसने विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन कराया है। सेटबैक एरिया में भी है, कोई मामला कंस्ट्रक्शन करा रहा है, सेटबैक एरिया में कंस्ट्रक्शन कराने की परमिशन नहीं होती, ठीक है, तो ये करवा रहा है, इसलिए इसको रोका जाए, इसके लिए लाया है परपेचुअल इंजेक्शन का वाद। और प्रतिवादी ने एक एप्लीकेशन पेश की कि जो ये वाद लाया है ना, इससे पहले भी एक वाद लाया और उस वाद में ये मामला पहले भी अराइज हो चुका है और सेक्शन 11 के आधार पर यह मामला रेफ जुडिकेटा के अंदर आता है और अब इस वाले वाद को रिजेक्ट किया जाए रेफ जुडिकेटा के। तो उस एप्लीकेशन के रिप्लाई में वादी क्या कह रहा है कि पहले वाला कोर्ट था, उसने कुछ इनएडमिसिबल अग्राह्य साक्ष्य के आधार पर जजमेंट दिया था, तो इसके लिए तो आप अग्राह्य साक्ष्य के आधार पर जजमेंट दिया तो आप एविडेंस की सेक्शन 167 को इशू बना सकते हो वहां पर, या इसका ऐसा करो आप अपील कर दो जजमेंट की पुराने वाले की,
या तो है नहीं कि आप वो इनएडमिसिबल एविडेंस के आधार पर किया था तो आप नया बात लेकर आ जाएंगे, तो ये तो कोई फैक्ट ही नहीं बनता। आप अपील में जाओ, रिवीजन में जाओ, अनियमितता बरती है, इनएडमिसिबल एविडेंस से रिवीजन करवा लो, अपील करवा लो, ठीक है। लीगल प्रेसिडेंट सेम ही मामला है कि कोई ऐसा जजमेंट था जिससे बाउंड नहीं था, फिर भी कोर्ट ने उस जजमेंट पर एविडेंस दे दिया, तो रिवीजन करवा लो भाई, रिवीजन बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी अनियमितता थी कार्रवाई में, हालांकि रिवीजन का ज्यूरिडिक्शन संबंधित इरेगुलरिटीज, बाकी फिर भी अगर कोई निर्णय के संबंध में किसी भी अनियमितता है उसको भी रिवीजन में डील किया जाता है। अपील में चले जाओ, ठीक है। या फिर आप इसको बेस 167 इंडियन एविडेंस एक्ट को बेस बनाकर इसको डिसाइड कर दो कि ये मटेरियल फैक्ट नहीं है कि एडमिसिबल एविडेंस था, और ऐसा इनएडमिसिबल एविडेंस था तो कोर्ट, प्रायर कोर्ट के सामने आपने ऑब्जेक्शन किया, अगर उसने उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया तो आपको अपील में जाना चाहिए था, ठीक है। उस ऑर्डर की अपील कर सकते हो। अब देखो ये कह रहा है कि प्रायर वाले मामले में सेटबैक एरिया का कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट मैटर नहीं था, तो कोई मामला जो आप पहले वाले वाद में उठा सकते थे आपने अराइज नहीं किया। मैं बोल रहा हूं सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4, जिसको कंस्ट्रक्टिव रेफ जूडी कहता है या आणविक प्राग न्याय बोला जाता है। याद आ गया ना देवीलाल सेल टैक्स ऑफिसर नवाब हुसैन वाले केस, ठीक है। तो कोई मामला जो पहले वाले वाद में उठा सकते थे, उठाना चाहिए था, जिसको आक्रमण या प्रतिरक्षा का आधार बना सकते थे, नहीं बनाया तो इट डिसाइडेड मैटर। तो ये पूरा मामला ए का आपको खारिज कर देना है। किस आधार पे? इन दोनों को तो एक बेस बना लो, या तो सेक्शन 167 को भी लिख दो आप साथ में लिख दो कि आपको अगर इनएडमिसिबल एविडेंस को एडमिट कर लिया था तो आपको उस ऑर्डर की अपील करनी थी, या आपको उस जजमेंट की जो जजमेंट आया उसको अपील में जाना है, ठीक है। नया वाद लेके नहीं आ सकते, रेफ जुडिकेटा लागू रहेगा। और अब पुराने मामले में आपने सेटबैक का मामला नहीं उठाया था तो आप उठा सकते थे, आपके पास मामला उठाने का राइट था, मना थोड़ी किया था। तो अब वापस नए वाद में आप उसको लेकर आए हो तो यहां माना जाएगा कि आपने पुराने मामले में उठा लिया था, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 के अनुसार इसको डिसाइड कर देंगे। तो हमें ये एप्लीकेशन क्या करनी है? खारिज। आई थिंक आप बेटर से समझ गए होंगे। सॉरी 1 घंटा आपका खर्च कर दिया, माफी चाहता हूं। फिर भी आपको 6 जजमेंट में पता लगा होगा कि जजमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।